चलो करें शुरू। यस सर। आज है 2 जनवरी 2024। अब हमारा जो हमने डिसाइड किया था कि भाई हमारी जो MWF में क्लासेस रहेंगी वो हम रखेंगे कंपनी लॉ, और अपना दूसरा सब्जेक्ट है सेटिंग अप ऑफ बिजनेस। और TTS में हम रखेंगे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंस मैनेजमेंट और GIGL। तो आज क्या है, आज हमारा जो डे है वो है ट्यूसडे। तो आज हम अपना स्टार्ट करेंगे यस। तो TTS में जो हमारा टाइमिंग रहेगा वो रहेगा CAFM कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंस मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंस मैनेजमेंट और JIG इस चीज के लिए। तो आज हम अपना CAFM स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन CAFM स्टार्ट करने से पहले एज पर न्यू सिलेबस हम एक बार अपना जो न्यू सिलेबस है CAFM का उसको गो थ्रू करेंगे। उसमें बात करेंगे कि क्या क्या नया नया ऐड ऑन हुआ है, क्या क्या चीज़ें हैं, पूरा प्रॉपरली डिटेल में हम क्या करेंगे, गो थ्रू करेंगे। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात? यस सर। हम्म। तो स्टार्टिंग से हम स्टार्ट करेंगे CFM। एक बार आपके ICSI के स्टडी मॉड्यूल पर ही बात करते हैं, और ICSI के स्टडी मॉड्यूल के बेसिस पे हम अपना फर्दर आगे स्टार्ट करेंगे। शॉर्ट नोट मैं आपको 1 या 2 क्लास के बाद आपको शॉर्ट नोट देना शुरू कर दूंगा, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग फाइनेंस मैनेजमेंट के भी, JIGL के भी और बाकी सब्जेक्ट्स के भी। ठीक है, समझ आ गई बात? यस सर। हाँ। और 16 पेपर दिए आपने इस बार दिसंबर में? नहीं सर, नहीं दिए? नहीं आप दिया। कह रहे थे ना कि मैं पेपर दूंगा इस बार दिसंबर में। प्रिपरेशन नहीं हुआ था सर ठीक से, तो नहीं दिया। हाँ, बस वो मैंने आपको बोला भी था कि यार आप लेट हो बहुत ज़्यादा, और यू शुड फोकस ऑन गिविंग अटेम्प्ट। तो नो इशू, अभी पूरा 5 महीने 6 महीने जो भी टाइम है, 5 महीने का टाइम है, जनवरी से लेके मई एंड तक यू हैव 5 मंथ्स। और इन 5 महीने को उस तरह से यूटिलाइज करो, आज से ही प्रॉपरली अच्छे से अपनी प्रिपरेशन, अपनी चीज़ें प्रॉपरली स्टार्ट कर दो, क्योंकि नया साल आ चुका है। नई चीज़ें शुरू करो, जो हो चुका है, जैसा किया, जैसा होना चाहिए था, जो था छोड़ो पीछे। एक नया चैप्टर अपनी लाइफ का शुरू करो, नए टारगेट सेट करो, नई चीज़ें अपने लिए रखो कि मुझे ये अचीव करना है। तो अभी हम प्रॉपरली एक नए माइंड के साथ, एक नई चीज़ों के साथ, एक नए एटीट्यूड के साथ, एक नए प्रोस्पेक्टिव के साथ आगे बढ़ेंगे, और चीज़ों को ट्राई करेंगे कि भाई जल्द से जल्द हम अपनी क्लासेस को भी कंप्लीट करें, और साथ के साथ हम अपनी रिवीजन को भी प्रॉपरली अच्छे से साथ के साथ कैरी ऑन करके यहाँ पर चलें। क्लियर है, समझ आ गई? यस सर। हाँ। जो हो गया, मैंने नहीं पढ़ा, मेरी प्रिपरेशन नहीं हुई थी, ये तो CS बहुत टफ कोर्स है, इसमें प्रॉपरली पढ़ाई नहीं हो रही, सब पीछे छोड़ो। एक नया अपनी लाइफ का चैप्टर शुरू करो, नए साल में नई चीज़ों के साथ, और आगे बढ़ो। क्लियर है, समझ आ गई? तो करें शुरू। यस सर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो हमारे सामने आज हम स्टार्ट करते हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंस मैनेजमेंट। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग फाइनेंस मैनेजमेंट। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग फाइनेंस मैनेजमेंट के अंदर एज यू नो देयर आर 2 पार्ट। 2 पार्ट है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग फाइनेंस मैनेजमेंट के अंदर। पहला है आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, और दूसरा है फाइनेंस मैनेजमेंट।
दोनों ही पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग हो सकता है आपने 11th में, 12th में, ग्रेजुएशन में पढ़ा हो कहीं ना कहीं। फाइनेंस मैनेजमेंट आपके लिए नया होगा, ग्रेजुएशन में है बट ये थोड़ा एडवांस लेवल पे है, यहाँ पे ग्रेजुएशन में भी है थोड़ा। तो मतलब अकाउंट्स तो आपने पढ़ा ही होगा, तो अकाउंट्स भी पढ़ेंगे। प्लस इसके अंदर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, जस्ट वन सेकेंड, आपको जो आपका ये पेपर है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और फाइनेंस मैनेजमेंट का, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंस मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग फाइनेंस मैनेजमेंट के लिए आपको कंपनी लॉ भी रेफर करना पड़ेगा जब आप बात करोगे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की। कंपनी लॉ के प्रोविजंस प्रॉपरली अप्लाई होते हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर। जो भी आपने 11th 12th ग्रेजुएशन में अकाउंट्स पढ़ा है वो भी हम इसमें पढ़ेंगे, और फाइनेंस मैनेजमेंट के बारे में बात इसके ऊपर करके यहाँ पर चलेगी। क्लियर है, समझ आ गई? तो पार्ट ए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। हमारा पार्ट ए है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, जो कि अप्रोक्सीमेट रहता है हमारा अराउंड 60 मार्क्स के आसपास का। पार्ट ए हमारा जो रहेगा वो कितने का रहेगा? 60 मार्क्स का। तो हम पहले बात करेंगे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की। समझ आ गई? क्लियर है? क्लियर है स्वेच्छा एंड सौरभ? यस सर, क्लियर है। ठीक Yes, है, sir. तो आते हैं सबसे पहले हमारा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। बच्चों बड़े ध्यान से एक एक चीज़ों को सुनना, पहले पढ़ा होगा तो बहुत अच्छी बात है, आपने पहले देखा होगा सिलेबस के बारे में। ऑब्वियसली डेफिनेटली आप दोनों बच्चों ने एक बार प्रिपरेशन शुरू की थी तो आपको पता होगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, बट स्टिल स्टार्ट करने से पहले एक बार प्रॉपर ओवरव्यू ले लो कि मुझे दोबारा से क्या पढ़ना है। अगर नहीं पढ़ा, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो कोई बात नहीं। तो वो क्या है, CFM के अंदर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग फाइनेंस मैनेजमेंट के अंदर जो आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पार्ट है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, वो आपका पार्ट है 60 मार्क्स का। वो आपका पार्ट है 60 मार्क्स का। और जो आपका फाइनेंस मैनेजमेंट है वो आपका पार्ट है 40 मार्क्स का। पेपर पूरा सब्जेक्टिव है, पेपर जो है 100 मार्क्स का, पेपर जो है 100 मार्क्स का पूरे का पूरा सब्जेक्टिव पेपर है। आपको इसमें कुछ भी मतलब OMR बेस्ड पेपर नहीं आएगा, पूरे का पूरा सब्जेक्टिव पेपर आके यहाँ पर चलेगा। क्लियर है, समझ आ गई? हाँ जी बच्चों, अब जो हमारा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वाला पार्ट है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वाले पार्ट के अंदर आपका 60 मार्क्स का ये पार्ट आएगा, और 60 मार्क्स के इस पार्ट में आपको क्या क्या करना होगा? 60 मार्क के इस पार्ट में आपका जो रहेगा 10 चैप्टर रहेंगे टोटल। इसके अंदर आपके टोटल कितने चैप्टर रहेंगे? 10 चैप्टर रहेंगे। पहला चैप्टर आपका रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। ये वाला चैप्टर आपने किसमें पढ़ा है? इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग वाला चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है 11th स्टैंडर्ड के अंदर। इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग आपको बताएगा कि भाई क्या होता है बुक कीपिंग, क्या होती है जर्नल एंट्री, क्या होता है लेजर, क्या होता है सिंगल एंट्री सिस्टम, क्या होता है डबल एंट्री सिस्टम, क्या होता है अकाउंटिंग, क्या होता है बुक कीपिंग, क्या होता है ट्रायल बैलेंस, और क्या होता है फाइनल अकाउंट। समझ आ गई?
क्लियर है? हाँ जी बच्चों, क्लियर हो गया आपको? यस सर, क्लियर है। Yes, sir. हाँ, तो ये वाली जो इसमें है, इसमें आपका ट्वेल्थ स्टैंडर्ड जो ट्वेल्थ स्टैंडर्ड है, ट्वेल्थ स्टैंडर्ड वाला इसमें आपका क्या है, अकाउंटिंग है। 11th 12th वाला, 11th 12th। दूसरा आपका चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू द कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। ये वाला चैप्टर आपका जो इस जो आप कंपनी लॉ के अंदर अकाउंट वाला चैप्टर पढ़ोगे, ये वाला चैप्टर आप रेफर करोगे कंपनी लॉ, क्योंकि कंपनी लॉ के अंदर आप इसको पढ़ोगे, कंपनी लॉ के अंदर इसको आप पढ़ोगे और उसके अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स, जैसे रिकॉर्ड्स ऑफ अकाउंट्स टू बी मेंटेन बाय द कंपनी, कौन कौन से रिकॉर्ड हैं जो कंपनी को मेंटेन करने होते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जैसे बैलेंस शीट, जैसे ऑडिटर रिपोर्ट, डायरेक्टर रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट। ये सारा कंपनी लॉ में पढ़ोगे, सेम टू सेम प्रोविजंस आप यहां पर भी पढ़ोगे चैप्टर नंबर 2 के अंदर। दूसरा, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भाई किस तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया जाता है, किस तरह से बैलेंस शीट को, किस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। सेक्शन 128 ऑफ द कंपनीज एक्ट, शेड्यूल 3। अच्छा, शेड्यूल 3 जो होता है, शेड्यूल 3 जो होता है वो होता है फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। शेड्यूल 3 क्या होता है? शेड्यूल 3 के अंदर आपको फॉर्मेट बताया गया है। फॉर्मेट किस चीज का? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, बैलेंस शीट का। कंपनी लॉ के अंदर टोटल शेड्यूल कितने हैं, कोई मुझे बता सकता है स्वेच्छा और सौरभ में से? कंपनी लॉ के अंदर टोटल शेड्यूल कितने हैं? यू हैव एनी आइडिया? 22. 22। 16। 22 दैट्स नॉट। देखो मैं बताता हूँ, तीन चीजें हैं कंपनी लॉ के अंदर, बड़े ध्यान से सुनना। कंपनी लॉ नोट कर लो। कंपनी लॉ के अंदर एक चीज होती है सेक्शन। कंपनी लॉ में एक चीज है सेक्शन, एक है चैप्टर और एक होता है आपका शेड्यूल। इन चीजों से मिलकर एक कंपनी लॉ बनता है। कंपनी लॉ के अंदर अगर मैं सेक्शन की बात करूं तो 470 सेक्शन है, टोटल सेक्शन कितने हैं? 470। चैप्टर कितने हैं? 29 चैप्टर। शेड्यूल कितने हैं? 7 शेड्यूल। कंपनी लॉ में टोटल शेड्यूल जो है वो 7 है। कंपनी लॉ में टोटल चैप्टर जो है वो 29 है। कंपनी लॉ में टोटल सेक्शन जो है वो 470 है। क्लियर है? Yes, sir. Clear. तो ये चीज है। और जो कंपनी लॉ का शेड्यूल 3 है वो बात करता है फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। क्लियर है? समझ आ गई? तो हम शेड्यूल 3 पढ़ेंगे, इसके अंदर फॉर्मेट क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, फॉर्मेट क्या होता है बैलेंस शीट का, वो सारा हमें बताता है शेड्यूल 3 आपका। ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ ट्रांजैक्शन क्या होता है ये हम बात करेंगे इसके अंदर। और एक चीज होती है एक्सबीआरएल। एक्सबीआरएल क्या होता है? तो इसमें हम मोटा मोटी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स को प्रिपेयर कैसे करते हैं, क्या क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चीजें डलती हैं, क्या क्या बैलेंस शीट में चीजें डलती हैं,
ये सारा हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 के अंदर। पहले 2 चैप्टर में कोई किसी को डाउट, स्वेक्षा को या फिर सौरभ को कोई डाउट हो तो बताओ बच्चों, अदरवाइज हम आगे बढ़े। No. आगे बढ़े बच्चों। Yes, sir. ठीक है, तीसरा चैप्टर आपका आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अच्छा क्या होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कोई बताएगा मुझे? कौन इशू करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये बताओगे मुझे? इशू किसके द्वारा, बनाता कौन है, कौन इशू करता है, कोई मुझे बता सकता है? यू गाइस, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को आईसीएसआई क्या करता है, सॉरी आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया क्या करता है, रिकमेंड करता है, बनाता है। इसमें एक अथॉरिटी और होती है एनएफआरए, नेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग अथॉरिटी, जो रिकमेंड करती है, जो मॉनिटर करती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, और आगे क्या करती है, गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देती है, और गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट उनको क्या करती है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इशू करती है, बनाती, इशू करती है। मतलब मेजर इसमें कौन कौन सी बॉडी होती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बनाने में? आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, एनएफआरए, नेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग अथॉरिटी, बेसिकली ये रहती हैं जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाती हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का बेसिकली ये चीजें रहती है, कुछ जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं कि भाई आपको अकाउंट्स में किन किन चीजों की रिपोर्टिंग करनी है, मैंडेटरी रिपोर्टिंग इन इन चीजों की करनी है। हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। समझ आ गई? क्लियर है? पहले 3 चैप्टरों में कोई डाउट? सौरभ, स्वेक्षा No, sir. एंड पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें आप बात करोगे बुक कीपिंग, अकाउंटिंग साइकिल, सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जर्नल क्या होता है, लेजर क्या होता है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, फाइनल अकाउंट क्या होता है। ये हमारा पहला चैप्टर है जिसमें हम पूरा बात करेंगे, जो कि हमने अपना बचपन में पढ़ा था। बचपन मतलब 12th में, 11th में, 12th में जो भी था। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, जिसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट को प्रिपेयर कैसे करते हैं, प्रेजेंट कैसे करते हैं, क्या फॉर्मेट इनका होता है, वो बात करेंगे। तीसरा बात करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिसको इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया बनाती है, और इसमें किन किन चीज़ों के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बने हुए हैं, जिसमें काफ़ी सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, 29-30 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हम बात करेंगे, अलग अलग तरह के, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सारे बात करेंगे हम इस वाले चैप्टर के अंदर। फिर हमारा चैप्टर आएगा चैप्टर नंबर 4, अकाउंटिंग फॉर द शेयर कैपिटल। हमारा चैप्टर आएगा अकाउंटिंग फॉर द शेयर कैपिटल। ये चैप्टर भी हमने अपने 11th 12th क्लास में सॉरी पढ़ा हुआ है। दिस चैप्टर ऑल्सो वी हैव रीड इन द आवर 12th स्टैंडर्ड। कौन से में? इशू ऑफ शेयर क्या होता है, पढ़ा हुआ है। इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर पढ़ा हुआ है। Yes, sir. इशू ऑफ शेयर क्या होता है, फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर क्या होता है। इसमें कुछ हम कंपनी लॉ के भी प्रोविजन पढ़ेंगे, कंपनी लॉ के बारे में भी इसमें हम क्या करेंगे, बात करेंगे कंपनी लॉ के बारे में। तो कंपनी लॉ के अंदर जो प्रोविजंस होते हैं, देखो क्या होता है कि दो चीजें हैं। कंपनी लॉ में बताया गया है प्रोसीजर कि कैसे आप शेयर इशू करेंगे, लेकिन उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किसमें बताया गया है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर। इशू ऑफ शेयर कंपनी कैसे करती है, क्या क्या एंट्री होती है, फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर, री इशू ऑफ शेयर, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, बायबैक ऑफ शेयर, रिडम्पशन, कन्वर्जन ऑफ शेयर,
CRR क्या होता है, बोनस शेयर क्या होता है, राइट शेयर क्या होता है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम क्या होती है, काफी कुछ हम इसके अंदर बात करके यहाँ पर चलेंगे। तो ये वाला चैप्टर हमने पहले भी पढ़ा हुआ है अपनी 12th स्टैंडर्ड में। 12th स्टैंडर्ड में ग्रेजुएशन में भी ये चैप्टर आता है, अकाउंटिंग फॉर द शेयर कैपिटल, जिसमें हम शेयर कैपिटल के बारे में बात करेंगे कि भाई जब कंपनी शेयर इशू करती है तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहता है, कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसकी एंट्री कैसे होती है, रिकॉर्डिंग कैसे होती है, वो हम इस चैप्टर के अंदर बात करेंगे। समझ आ गई? एनी डाउट बच्चों, स्वेच्छा एंड सौरभ? No, sir. No doubt. पहले 4 चैप्टर में आपको कोई डाउट कि सर मुझे पहले 4 चैप्टर का समझ नहीं आया कि मुझे पढ़ना क्या पड़ेगा इसमें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यस बच्चों, आगे बढ़े। आपका चैप्टर नंबर 5 जो रहेगा, चैप्टर नंबर 5 रहेगा डिबेंचर से रिलेटेड। डिबेंचर से रिलेटेड कि भाई जब कंपनी शेयर इशू करती है, शेयर इशू करने के बाद दूसरा अल्टरनेटिव कंपनी के पास क्या रहता है कि कंपनी डेट कैपिटल से पैसा रेज करे। और डेट कैपिटल क्या होती है? डिबेंचर जब कंपनी इशू करती है। जब कंपनी इशू करती है तो डिबेंचर इशू करते टाइम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग एंट्री क्या रहेंगी, वो हम सारा इसके अंदर बात करेंगे। क्लियर है भाई? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रहेगा वो हम चैप्टर नंबर अपना जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है उसके बारे में बात करेंगे। अकाउंटिंग फॉर द डिबेंचर, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहेगा, एंट्री क्या रहेगी, जब कंपनी ने डिबेंचर इशू किया उसकी एंट्रीज क्या रहेंगी, क्या डिबेंचर जो है डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं, क्या डिबेंचर प्रीमियम पे इशू हो सकते हैं, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्या होता है, DRR क्या होता है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर क्या होता है, ये सारे का सारा इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इनका हम किसमें बात करेंगे, इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम करेंगे अपने चैप्टर अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर के अंदर। पहला चैप्टर आप 11th में पढ़े हो, दूसरा चैप्टर आपने 12th में पढ़ा है, तीसरा चैप्टर आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ है, चौथा चैप्टर ग्रेजुएशन आप लोगों की हो गई या अभी चल रही है? स्वेच्छा की तो चल रही है, अभी फर्स्ट ईयर है स्वेच्छा का। सौरभ आपकी ग्रेजुएशन हो Yes, चुकी है? sir. यस सौरभ, आपकी ग्रेजुएशन हो चुकी है? नहीं सर, अच्छा, सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर। कहाँ से कर रहे हो? बॉम्बे यूनिवर्सिटी? यस सर, मुंबई यूनिवर्सिटी पिल्ले कॉलेज पनवेल, अच्छा अच्छा अच्छा, बीकॉम अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। ओके ओके ओके। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6, ये भी आपका चैप्टर नंबर 4 और 5 से रिलेटेड है। जो ये चैप्टर नंबर 6 है, आप यहाँ पे जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनका यहाँ पे तो देखो, ये चीज जो आप पढ़ोगे यहाँ पे सिर्फ इनके बारे में पढ़ोगे कि ये होती क्या है, लेकिन इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 6 के अंदर। ईसॉप्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 6 के अंदर। ईसॉप्स का मतलब होता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ये आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 6 के अंदर। बाय बैक, अच्छा बाय बैक क्या होता है, कोई बताएगा मुझे बाय बैक क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाय बैक? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ
buyback. Anyone have idea what is the meaning of buyback? स्वेच्छा बता सकते हो क्या होता है बायबैक? No, sir. बायबैक का मतलब होता है कि भाई जब कंपनी अपने इक्विटी शेयर्स को, कंपनी जब क्या करती है, शेयर इशू करती है और पैसा लेती है पब्लिक से, बट जब कंपनी अपने शेयर को वापिस क्या कर लेती है, लोगों से खरीद लेती है और उनको उनका पैसा दे देती है। और इक्विटी शेयर हमेशा बायबैक जो होता है, अच्छा शेयर शेयर कितनी तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ शेयर? 2. दो तरह के शेयर्स होते हैं, एक होते हैं इक्विटी शेयर Equity and preference. और दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर, जब कंपनी अपने इक्विटी शेयर्स को खरीदती है उसको बोला जाता है बायबैक। और जब कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर्स को वापस लेती है, बदले में उनका शेयर होल्डर का पैसा उनको रिटर्न करती है, इसको बोला जाता है रिडम्पशन। ये हमेशा ध्यान रखना। बायबैक किनका होता है? बायबैक सिर्फ इक्विटी शेयर्स का होता है। और इक्विटी शेयर्स का जब बायबैक होता है तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहेगा, क्या क्या एंट्री होंगी अकाउंट्स में, वो हम बात करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 6 के अंदर। ईसोप्स क्या होता है? अच्छा ईसोप्स मुझे बताएगा कोई आप लोगों में से, मुझे ईसोप्स बताएगा कोई, ईसोप्स क्या होता है? एम्प्लॉय स्टॉक, Employee stock option. हाँ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान का मतलब कि जब कंपनी शेयर किनको इशू करती है, जब कंपनी शेयर किनको, Employee. एम्प्लॉयज को, क्या एक कंपनी अदर देन एम्प्लॉय को ईसॉप्स में से शेयर इशू कर सकती है या नहीं कर सकती? बताओ सकते हो? क्या एक कंपनी अदर देन एम्प्लॉयज में से, एम्प्लॉय से अलग किसी दूसरे पर्सन को शेयर दे सकती है? भाई ईसॉप्स जो होते हैं वो एम्प्लॉय के लिए रिजर्व होते हैं, तो पहले एम्प्लॉय को क्या किया जाता है, उसमें से शेयर दिया जाता है कि भाई ईसॉप्स हमेशा एम्प्लॉय के लिए रहता है। तो प्रेफरेंस हमेशा ईसॉप्स में किसको मिलती है? एम्प्लॉय को मिलती है। आप स्विच ओवर कर सकते हो कि भाई अगर भाई किसी ने शेयर नहीं लिया ईसॉप्स में तो आप किसी दूसरी जगह पे उनको दे सकते हो, बट पहले उसका प्रेफरेंस किसमें मिलेगी? ईसॉप्स के अंदर एम्प्लॉयज को मिलेगी। इसमें हम दूसरा पढ़ेंगे किसके बारे में? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के बारे में, सॉरी, इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स क्या होता है? इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट का मतलब होता है कि इसके अंदर कि भाई इक्विटी शेयर कंपनी इशू करती है, लेकिन जो राइट होता है वो अलग अलग होता है। किसी का कुछ राइट, डिफरेंशियल राइट मतलब कि भाई हर एक पर्सन का, हर एक इक्विटी शेयर होल्डर का हो सकता है किसी दूसरे इक्विटी शेयर होल्डर से राइट जो है अलग हो। तो ये सारा जो होता है इससे रिलेटेड अकाउंटिंग इंस्पेक्ट, इसको बड़े डिटेल में पढ़ेंगे हम, क्या चीजें होती है ये आपको, मतलब इसमें क्या रहता है कि हम इसको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट समझ लेते हैं, बट इसमें जो हम बेसिकली ज्यादा फोकस करेंगे वो ये समझ के चलो कि भाई 60% थ्योरी, 40% प्रैक्टिकल। समझ आ गई बच्चों? 60% थ्योरी, 40% प्रैक्टिकल। हम थ्योरी जितना आपके, बड़े ध्यान से सुनना, जितना आपके थ्योरेटिकल कंसेप्ट क्लियर होंगे उतना ही बेटर आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होगा। अगर जिसको थ्योरेटिकल कंसेप्ट प्रॉपर अच्छे से पता है, जिसको ये पता है कि भाई हाँ ये एंट्री किस चीज के लिए कैसे होगी, तो प्रैक्टिकल तो आराम से आप कर सकते हो। कर सकते हो या नहीं कर सकते? बताओ, आप कर सकते हो या नहीं कर सकते? थ्योरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरी जितना अच्छे से करोगे प्रैक्टिकल तो अपने आप ही हो जाएगी। प्रैक्टिकल में क्या होता है, आपको वैल्यू डालनी होती है, बस अमाउंट डालना होता है। थ्योरी प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है। अपनी थ्योरी मजबूत करो, प्रैक्टिकल तो अपने आप हो जाएगा।
क्लियर है? पहले 6 चैप्टर तक किसी को डाउट? स्वेक्षा एंड सौरभ, No, sir. No doubt. चैप्टर यू हैव एनी डाउट? बेटा पता है अब No, हमारी एक sir. नई जर्नी शुरू हुई है, हमारी एक न्यू जर्नी है। स्वेक्षा मैं आपको भी बोल रहा हूँ, सौरभ आपको भी बोल रहा हूँ, हमारी एक नई जर्नी स्टार्ट हुई है। जहां पर भी थोड़ा सा भी डाउट लगे, जहां पर ये लगे कोई दिमाग में कोई क्वेश्चन चल रहा हो, अपने आप को इम्प्रूव करो, साथ ही साथ क्वेश्चन को पूछो। जो भी दिमाग में डाउट चलता है अपने आप को, मतलब अपनी लर्निंग को, जो आप सीख रहे हो, जो आप पढ़ रहे हो, इतना डेडिकेटली, इतना अच्छे से पढ़ो कि भाई डाउट का कोई किसी तरह से कमरा ही ना बचे, थोड़ा सा भी रूम ना बचे डाउट का। समझ आ गई? क्लियर है? अब हमारा आता है 7 चैप्टर, कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स। कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स, कोई बता सकता है क्या होता है कंसोलिडेशन? कंसोलिडेशन, हाँ जी, कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स क्या होता है? कोई बता सकता है आप लोगों में से? कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स क्या होता है? सौरभ बता सकते हो बेटा? नहीं, sir. सुवेक्षा? No, sir. बताता हूं। मान लो, अच्छा, होल्डिंग कंपनी का पता होता है? होल्डिंग कंपनी क्या होती है? पता है होल्डिंग कंपनी? Yes, sir. हाँ, क्या होती है होल्डिंग कंपनी? हम्म, सर जो मतलब एक कंपनी के ऊपर, हाँ, होल्डिंग कंपनी होती है कि भाई व्हेन अ कंपनी कंट्रोल अदर कंपनी, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को कंट्रोल करती है। और कंट्रोल कैसे करती है? या तो 50% से ज्यादा उसकी शेयर कैपिटल होल्ड करती है, या फिर उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल करती है। अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी को कंट्रोल करती है तो पहली वाली कंपनी को बोला जाता है होल्डिंग कंपनी, और दूसरी कंपनी को बोला जाता है, क्या बोला जाता है दूसरी कंपनी को? एक होती है होल्डिंग सब्सिडियरी कंपनी कंपनी। और दूसरी कौन सी होती है? Subsidiary. सब्सिडरी कंपनी। क्लियर है? यस सर। एक होती है होल्डिंग कंपनी, एक होती है सब्सिडरी कंपनी। लेकिन कंपनीज एक्ट के अंदर एक कंसेप्ट होता है कि भाई जितनी भी होल्डिंग कंपनी, जब एक होल्डिंग कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। जब एक होल्डिंग कंपनी, मान लो मैं बात करता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल, एक कंपनी है स्वेक्षा लिमिटेड, एक कंपनी है सौरभ लिमिटेड। मान लो दो कंपनी है। स्वेक्षा लिमिटेड सौरभ लिमिटेड में 75% शेयर होल्ड कर रही है। मतलब क्या हुआ? स्वेक्षा लिमिटेड सौरभ लिमिटेड में 75% शेयर होल्ड कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ? बताओगे मुझे? हाँ जी बच्चों, क्या हुआ इसका मतलब? मतलब एनीवन? स्वेक्षा, सौरभ, इसमें होल्डिंग कंपनी कौन सी है?
और सब्सिडरी कंपनी कौन सी है? सर सौरभ कंपनी सब्सिडरी कंपनी है। सौरभ जो लिमिटेड है वो सब्सिडरी कंपनी है और सवेक्षा यस सर, लिमिटेड जो है वो होल्डिंग कंपनी है। होल्डिंग कंपनी होल्डिंग है। कंपनी है। अब कंपनी लॉ क्या कहता है? कंपनी लॉ कहता है कि भाई जब होल्डिंग कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी, मतलब क्या हुआ? जब सवेक्षा लिमिटेड अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब P&L एंड बैलेंस शीट बनाएगी तो अपनी तो बनाएगी इसकी। जब होल्डिंग कंपनी की अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बोला जाता है, लिखो होल्डिंग कंपनी की अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बोला जाता है स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन साथ में एक और प्रोविजन है कि भाई जब होल्डिंग कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी तो वो अपनी खुद की मतलब स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बनाएगी, साथ में सवेक्षा लिमिटेड अपनी सब्सिडरी कंपनी के साथ अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्लस सौरभ जो उसकी सब्सिडरी है इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंबाइन करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी, जिसको क्या बोला जाता है? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समझ आ गई? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब एक होल्डिंग कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सब्सिडरी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ कंबाइन किया जाता है या उसकी एसोसिएट कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ कंबाइन किया जाता है तो उसे बोला जाता है कंसोलिडेशन। क्लियर है? समझ आ गई? हाँ जी बच्चों। Yes, sir. एक मिनट, जस्ट वन सेकंड। कि भाई अब अगर आपसे कोई पूछे कंसोलिडेशन क्या होता है तो क्या बताओगे आप? कंसोलिडेशन का मतलब होता है कि भाई जब होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक साथ कंबाइन करके प्रिपेयर किया जाता है तो उसे क्या बोला जाता है? कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लियर है? और ये कंसोलिडेशन होता कैसे है, किस तरह से कंसोलिडेशन किया जाता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उसका क्या होता है, इस चीज का क्वेश्चन आपको बताएगा। कौन बताएगा? चैप्टर नंबर 7। कंसोलिडेशन के अंदर कौन कौन सी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट आती है? इसमें होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, जॉइंट वेंचर कंपनी, मतलब इन सब की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंबाइन करके स्टेटमेंट जो बनाई जाती है उसको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाता है। सब्सिडरी कंपनी होती है कि जिस कंपनी के अंदर दूसरी कंपनी 50% से ज्यादा वोटिंग राइट या शेयर होल्डिंग को क्या करती है? होल्ड करती है, तो उसे सब्सिडरी कंपनी बोला जाता है। एसोसिएट कंपनी क्या होती है कि भाई जिस कंपनी के अंदर किसी दूसरी कंपनी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब कि भाई अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी में 20% से ज्यादा वोटिंग राइट होल्ड करती है तो उसे एसोसिएट कंपनी बोला जाता है। समझ आ गई? और जब इन सबकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इकट्ठा कंबाइन करके बनाया जाता है तो इसे क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है इसे? बताओगे? इसे बोला जाता है आपका कंसोलिडेशन। चैप्टर नंबर 7 तक आपको समझ आ गई हमें पढ़ना क्या है बच्चों?
Yes, sir. हाँ, फर्स्ट चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन, जिसमें आप अकाउंटिंग के बारे में, जो कि अकाउंटिंग क्या होता है। फिर दूसरा चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन ऑफ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। तीसरा चैप्टर आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। चौथा चैप्टर हम बात करेंगे अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। पांचवा चैप्टर आपका बात करेंगे अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर। सिक्स चैप्टर आपका बात करेंगे रिलेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनी अकाउंट, जिसमें हम ईसॉप्स की अकाउंटिंग के बारे में, बायबैक की अकाउंटिंग के बारे में, अंडरराइटिंग ऑफ डिबेंचर्स की अकाउंटिंग के बारे में बात करेंगे। सेवन चैप्टर आपका आएगा कंसोलिडेशन के बारे में, कि भाई जिसमें हम होल्डिंग कंपनी के बारे में बात करेंगे, सब्सिडरी कंपनी क्या होता है, एसोसिएट कंपनी क्या होता है, जॉइंट वेंचर क्या होता है, इनके बारे में बात करेंगे। और इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जब कंसोलिडेशन कंपनी करती है तो कंसोलिडेशन करते टाइम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहेगा, उन सब के बारे में इसमें हम बात करेंगे। क्लियर है, समझ आ गई? अब आपका नेक्स्ट चैप्टर आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जिसको आपने बोला होगा AB एनालिसिस, ABC एनालिसिस। पढ़ा है चैप्टर ABC एनालिसिस वाला, ये हमने 12th में भी पढ़ा था, जिसमें आपने पढ़ा होगा करंट इक्विटी रेशो, लिक्विडिटी रेशो, सेल्स रेशो। रेशो वाला चैप्टर किसने पढ़ा है? जो आपका, जब हमने 12th स्टैंडर्ड पढ़ी थी, और 12th स्टैंडर्ड के अंदर ये सेकंड लास्ट चैप्टर हुआ करता था, आई थिंक लास्ट या सेकंड लास्ट अकाउंट्स में, रेशो वाला चैप्टर। लिक्विडिटी रेशो, सॉल्वेंसी रेशो, Yes, sir. सेल्स रेशो, करंट इक्विटी, पता नहीं क्या क्या कई तरह की रेशो थी, पढ़े थे ना हमने। तो इसमें रेशो के बारे में, रेशो एनालिसिस के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लिक्विडिटी रेशो क्या होता है, टर्नओवर रेशो क्या होता है, लीवरेज रेशो क्या होता है, सेल रेशो क्या होता है, काफी कुछ, ड्यूपॉन्ट एनालिसिस क्या होता है, अलग अलग तरह का एनालिसिस, इसके बारे में हम बात करेंगे। करंट एसेट रेशो क्या होता है, फिक्स्ड एसेट रेशो क्या होता है, ये क्या काफी कुछ हम इसके अंदर रेशो के बारे में बात करेंगे। क्लियर है? 9 चैप्टर आपका आएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट वाले चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम, आपने 12th में भी पढ़ा है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। 3 एक्टिविटीज है, जिसमें से हम क्या करते थे, किस तरह से करते थे, इनफ्लो में से आउटफ्लो माइनस करते थे, जो भी हमारा आता था वो नेट आता था, कैश फ्लो होता था ना। ये पढ़ा है कैश फ्लो वाला चैप्टर 12th के अंदर? यस सर। हाँ, तो ये वो जो 12th में कैश फ्लो वाला चैप्टर पढ़ा है, ये वही चैप्टर है, सेम टू सेम। ये 12th वाला चैप्टर हम पढ़ेंगे कैश फ्लो वाला, इसके अंदर ये हमारा रहेगा चैप्टर नंबर 9, जिसमें हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे, क्या होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट, पर्पस क्या होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने का, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होता है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी क्या होता है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होता है, और इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने का क्या रहता है, कि भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने का हमारा वो क्या रहता है, क्या कहते हैं, फॉर्मेट क्या रहता है। तो फॉर्मेट के बारे में बात करेंगे, तो पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात रहेगी। समझ आ गई? क्लियर है? 9 चैप्टर समझ आ गए पहले। 10th चैप्टर काट दो, ये वाला चैप्टर हम नहीं करेंगे। 10th चैप्टर, दिस चैप्टर इज नॉट रेलेवेंट फॉर एग्जामिनेशन पर्पस। तो 10th चैप्टर हम नहीं करेंगे, हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के 9 चैप्टर करेंगे, जो 60 मार्क्स के हैं। टोटल चैप्टर जो भी हैं इसमें 10 है, बट हम 9 चैप्टर करेंगे। और ये हमारा टारगेट रहेगा कि भाई अगर हमने जनवरी फरवरी मार्च मूर्च तक हम अपना कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वाला जो ये टॉपिक है वो वाला पार्ट खत्म कर दे। समझ आ गई बच्चों? क्लियर है? Yes, sir. पहले कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का समझ आ गया कि आप बच्चों को पढ़ना क्या है, इसके अंदर आपको इसमें पढ़ना है अकाउंटिंग के बारे में।
आपको इसमें पढ़ना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, आपको इसमें पढ़ना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में, शेयर कैपिटल के बारे में, डिवेंचर्स के बारे में भाई। उसके बाद कंसोलिडेशन क्या होता है, रेशियो एनालिसिस क्या होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो गिने चुने 7 से 8 टॉपिक हैं जिनके ऊपर पूरे चैप्टर, ये 9 चैप्टर हैं जो बने हुए हैं, हमको पूरा डिटेल में प्रॉपरली अच्छे से पढ़ेंगे। फोकस थ्योरी पे ज्यादा रहेगा, 60-40, 60% थ्योरी, 40% प्रैक्टिकल। जितना स्ट्रॉन्ग थ्योरी करेंगे उतना ही साइड बाय साइड हमारे प्रैक्टिकल स्ट्रॉन्ग होता रहेगा। समझ आ गई? क्लियर है? पार्ट ए में किसी का कोई डाउट बच्चों? पार्ट ए में कोई डाउट? नो सर। सौरभ एंड समीक्षा? नो सर, नो डाउट। ठीक है, आगे बढ़े। और सौरभ, कैसा रहा न्यू ईयर का पहला दिन? कुछ बताओ, न्यू ईयर का पहला दिन कैसा रहा आप लोगों का? अच्छा था सर। एंजॉय की लाइफ? कहाँ घूमने गए? घूमने नहीं गया, बीमार था। अच्छा, बीमार थे, क्या हुआ? हाँ भाई, क्या आप बीमार चल रहे हो? बुखार आ रहा है? यस सर, बुखार और थोड़ा गले में दर्द है। अच्छा, मुंबई में तो ठंड नहीं होगी ना? नहीं सर, इतनी नहीं। अच्छा, चलो सही है। अब हमारा दूसरा पार्ट शुरू करते हैं हम, पार्ट नंबर 2। हमारा सेकंड पार्ट होता है शुरू, फाइनेंस मैनेजमेंट। आप दोनों में से फाइनेंस मैनेजमेंट कहीं पर कुछ भी किसने पढ़ा है? दोनों में से बताओगे? सौरभ, यस सर। फाइनेंस मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा है आपने कहीं पे कुछ? मनी एंड मनी मैनेजमेंट, हाँ। फाइनेंस मैनेजमेंट। समीक्षा? नो सर, अभी नहीं। अभी नहीं पढ़ा, बट आएगा आपके उसमें, आई थिंक आपका थर्ड ईयर में आएगा शायद। हाँ, तो फाइनेंस मैनेजमेंट का जो ये टॉपिक है, ये हमें बताता है कि हमें फाइनेंस जो है, पैसा है, किस तरह से उसका यूज करना है, कैसे उसकी इन्वेस्टमेंट करनी है, किसको किस तरह से पर्सन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, भाई पर्सन किस तरह का पर्सन है, कैसी उसकी अप्रोच है, उसको पैसा फटाफट कमाना है तो कहाँ वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, या वो सेफ साइड चलना चाहता है कि भाई अगर सेफ साइड चले तो कहाँ वो सेफ साइड अपना पैसा लगा सकता है। काफी तरह की इसके अंदर हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में। फाइनेंस मैनेजमेंट क्यों जरूरी होता है, अपना मैनेज करना फाइनेंस को प्रॉपरली, कि भाई है क्या इस चैप्टर को पढ़ने का, जो ये टॉपिक है हमारा फाइनेंस मैनेजमेंट, इसको पढ़ने का इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है फाइनेंस मैनेजमेंट का। दो तरह की अप्रोच होती है। एक अप्रोच होती है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कि भाई एक पर्सन चाहता है कि मेरे को प्रॉफिट हो, एक पर्सन चाहता है कि मेरी ग्रोथ हो, मेरी वेल्थ बढ़े। मतलब एक प्रॉफिट पे ध्यान देता है, एक वेल्थ पे, दोनों में फर्क होता है। वेल्थ लॉन्ग टर्म के लिए होती है कि भाई आगे जाके फ्यूचर में जाके भाई मेरी ग्रोथ हो, मेरी अच्छे वाली। प्रॉफिट का मतलब होता है कि भाई फटाफट कैसे भी करके मैं पैसा बना लूं। तो ये चैप्टर नंबर 1 आपको सिखाएगा कि फाइनेंस मैनेजमेंट होता क्या है, किस लिए हम फाइनेंस मैनेजमेंट पढ़ते हैं, किस लिए फाइनेंस मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या होता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या होता है। समझ आ गई?
क्लियर है? तो ये आपका बेसिक चैप्टर है, बिल्कुल थ्योरी है पूरा, चैप्टर नंबर 11 पूरा थ्योरी चैप्टर है। तो पहले वाले इसमें अगर मैं बात करूं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की, अगर मैं बात करूं, मैं बता देना चाहता हूं आपका चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 पूरा थ्योरी है आपका, पूरा 100% थ्योरी चैप्टर है। चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 50-50, 50% थ्योरी 50% प्रैक्टिकल। चैप्टर नंबर 6 आपका 50-50, 50% थ्योरी 50% प्रैक्टिकल। कंसोलिडेशन ये आपका ज्यादातर क्या रहेगा, ये आपका ज्यादातर रहेगा प्रैक्टिकल। 30% थ्योरी 70% प्रैक्टिकल। रेशियो एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस आपका 60% थ्योरी 40% प्रैक्टिकल। कैश फ्लो स्टेटमेंट 40%, 50-50 पे ही लगाओ इसको कि 50% थ्योरी और 50% प्रैक्टिकल। अब आता है चैप्टर नंबर 11 पूरा 100% थ्योरी, फाइनेंस मैनेजमेंट का आपका ये चैप्टर रहेगा। समझ आ गए? चैप्टर नंबर 11 क्लियर है, जिसमें आप बेसिक पढ़ोगे फाइनेंस मैनेजमेंट के बारे में। होती क्या है फाइनेंस मैनेजमेंट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या होता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या होता है, फर्क क्या होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में, आप पढ़ो चैप्टर नंबर 11 में। क्लियर है? यस बच्चों, स्वेच्छा एंड सौरभ, एनी डाउट? यस सर क्लियर है। क्लियर सर। आगे बढ़ते हैं। देखो फाइनेंस मैनेजमेंट का यहाँ पे क्या है कि भाई देखो आपके पास पैसा कितना है और किस तरह से उसका बेटर यूटिलाइजेशन आप पैसे का कर सकते हो अपने बिजनेस में, अपने आगे के चीज़ों में किस तरह उसका यूज़ कर सकते हो। फाइनेंस मैनेजमेंट का फाइनेंस प्लानिंग करना, उसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। पैसा आपके पास चाहे करोड़ हो, लेकिन फाइनेंस मैनेजमेंट अगर उसकी नहीं आती तो वो पता भी नहीं चलेगा कब कहाँ कैसे खर्च आपसे होगा। कई बार आपने देखा होगा, कई बार आपके हाथ में बहुत ज़्यादा पैसा होता है, लेकिन जब आप खर्चा करने जाते हो और उसके बाद कहते हो यार ये तो बड़ी जल्दी खत्म हो गया, मेरे पास तो पैसा बचा ही नहीं। तो उस पैसे की मैनेजमेंट कैसे की जाए ताकि उसका बेटर यूटिलाइजेशन हो, ताकि पैसा जहां लगना है बेस्ट लगे, अच्छे से लगे, ताकि बाद में ये रिग्रेट ना हो कि हमने फिजूल का कोई खर्चा कर दिया। तो ये फाइनेंस मैनेजमेंट आपको सिखाता है। समझ आ गई? क्लियर है? यस सर। हाँ। दूसरा आपका 12 चैप्टर, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल कंसेप्ट आएंगे इसके अंदर। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है? अच्छा मुझे कोई बताएगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। कई बार आपके घर में मम्मी पापा या दादा दादी, बेसिकली दादा दादी, आपके ग्रैंडफादर ग्रैंड पेरेंट्स, कोई भी आपको बोलते होंगे हमारे जमाने में 5 रुपए में तो हम पता नहीं क्या से क्या ले आते थे और आज 500 रुपए में तो कुछ भी नहीं आता। ये वर्डिंग सुनी है कभी? यस सर। हाँ भाई, पुराने जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो ये बोलते थे कि 5 रुपए में हमारे टाइम पे बहुत सारी चीजें आ जाती थी, लेकिन आज के टाइम में 500 रुपए में कुछ भी नहीं आता। मतलब ये क्या है? ये है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। क्यों चीजें डे बाय डे महंगी होती जा रही हैं, क्या रीजन है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपको बताएगा ये चैप्टर जो है, आपको बताएगा कि भाई क्या रीजन होता है, क्यों डे बाय डे चीजें महंगी होती जाती रहती हैं। आज जो चीज मान लो 10 रुपए की है, आज से
20 साल बाद या 15 साल बाद वो चीज हो सकती है कि भाई 50 रुपए की हो जाए, हो सकता है 100 रुपए की हो जाए। क्यों होगी, किस रीजन की वजह से होगी, और ये निकालते कैसे हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता क्या है, ये सारा आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 12 के अंदर। कंसेप्ट क्या होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, क्या रेलेवेंसी है टाइम वैल्यू ऑफ मनी की। मान लो हमने पढ़ा होगा कि भाई मेरे दादाजी ने ये जमीन कितने रुपए में, सिर्फ 1 लाख रुपए में खरीदी थी, आज से 30 साल पहले, पर इसकी आज वैल्यू जो है वो 1 करोड़ की है। ये क्यों है, ये जमीन जो 1 लाख रुपए की थी ये क्यों है, ये है टाइम की वजह से। टाइम वैल्यू, पैसे की टाइम की एक वैल्यू होती है, हर टाइम के हिसाब से करेंसी की वैल्यू बढ़ती जाती है। तो यही कंसेप्ट आपको चैप्टर नंबर 12 बताएगा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। क्लियर है? समझ आ गई? हाँ जी बच्चों, क्लियर है? Yes, sir. Clear. सौरभ, कोई डाउट आपको? पहले No, sir, no 12 doubt. चैप्टर के अंदर बच्चों कोई डाउट है कि सर यहाँ समझ नहीं आया, मुझे दोबारा समझाओ, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हम पढ़ेंगे क्या, या हम इसमें कौन, इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या, हमें बताओ, तो मैं बताऊंगा आपको। आगे बढ़े? Yes, sir. एक आता है आपका कैपिटल बजटिंग, जैसे आपको नाम से ही पता होगा, बजट। बजट क्या होता है, इसमें हम बजट के बारे में बात करेंगे। बजट क्या होता है? बजट का मतलब होता है कि भाई एलोकेशन करना, पैसे का एलोकेशन करना, कि भाई कितना हर एक एरियाज के अंदर क्या खर्चा रहेगा, कितना बजट रहेगा, एक्सपेंडिचर को वो करना, ताकि क्या हो, एक प्रॉपर आइडिया मिल जाए कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना खर्चा एक कंपनी कर सकती है, एक ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है। अगर आपने बजटिंग नहीं की तो आपका फाइनेंस जो है, हो सकता है आपको फाइनेंशियल क्राइसिस देखने पड़े, आपको पैसे की किल्लत देखनी पड़े। हर साल गवर्नमेंट भी बजट लेके आती है, हर एक एरिया का बजट होता है कि भाई इस बार गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि रेलवे में इतना खर्चा करेगी, एविएशन सेक्टर में इतना खर्चा करेगी, आर्मी में, डिफेंस में इतना खर्चा करेगी, एग्रीकल्चर किसानों के लिए इतना खर्चा होगा। वो बताती है बजटिंग में कि भाई हाँ, हमने बजट बना रखा है। कंपनी भी इसी तरह से बजटिंग करती है, ताकि कैपिटल बजटिंग होता है कि जो कंपनी के पास पैसा है उसकी बजटिंग हो, ताकि कंपनी के पास टाइमली मैनर में रिसोर्सेज रहें, पैसा, ताकि ये ना हो कि कंपनी ने कोई बजट ही नहीं बना रखा। कंपनी कहती है कि हम तो एक नया प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं 5,000 करोड़ का, ठीक है, आप प्रोजेक्ट 5,000 करोड़ का लेके आ रहे हो, लेकिन उसके लिए आपके पास पैसा भी तो होना चाहिए। और पैसा का कैसे पता चलेगा कि भाई आपके पास पैसा है या नहीं है? वो बजटिंग से आपको पता चलेगा। बजटिंग क्यों जरूरी होती है, बजट बनाना क्यों जरूरी होता है, ताकि आपको पता चले कि हमारे पास इतना पैसा है, हमारे पास इतनी कैपिटल है या नहीं है, हमारे पास एक्चुअल में अभी कितना पैसा है और कितने पैसे की हमें आगे जरूरत पड़ेगी। ये चीजें आपको कौन बताएगा? ये चीजें आपको बताएगा कैपिटल बजटिंग। समझ आ गई? क्लियर है? हाँ जी बच्चों, कैपिटल बजटिंग आप समझ आ गया? आपको क्या बताएगा? कैपिटल बजटिंग आपको बताएगा कि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन
एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्चुअल में अभी कितना पैसा है और आने वाले समय के अंदर कितने दिन तक कंपनी उस पैसे को यूज कर सकती है और आगे कब कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ेगी, कंपनी का बजट कितना है, अगर कंपनी खर्चा करना चाहे तो क्या वो बजट में है या नहीं है। चीजें, हम कोई भी चीज लेके आते हैं, हम भी एक अपना बजट बनाते हैं। आप नया फोन ले रहे हो, मान लिया फोन ले रहे हो, पैसे आपके पास 10,000 रुपये हैं, लेकिन आप आईफोन के स्टोर में जाके खड़े हो गए, क्या ये ठीक है चीज या नहीं है, बताओ। तो हर कोई अपने बजट के हिसाब से चलता है, तो बजटिंग इसलिए जरूरी होती है। तो इसमें हम बजटिंग के बारे में बात करेंगे और इसके कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ अलग अलग तरह के इसमें मेथड्स हैं। हम अलग अलग मेथड्स के बारे में प्रॉपरली बात करेंगे। क्लियर है, समझ आ गई। चैप्टर नंबर 13 आपको समझ आ गया बच्चों, आगे बढ़े। चैप्टर Yes, नंबर sir. 13 तक किसी Yes. का कोई डाउट, आप दोनों बच्चों में से किसी का किसी प्रकार का कोई डाउट चैप्टर नंबर 13 के अंदर? हमारे पास स्वेच्छा एंड सौरभ, जो भी आपका No, डाउट हो sir. बच्चों की भाई, क्योंकि इन No doubt. डेप्थ जब भी आप बच्चों पढ़ रहे हो ना, इन डेप्थ में एक बार पढ़ो, एक बार समझो सिलेबस को इन डेप्थ में पढ़ना भी बहुत जरूरी है, जो आपको बहुत कुछ सिखा देता है कि आपको एक आइडिया दे देता है कि मुझे एक्चुअल में पढ़ना क्या है, मैं क्या पढ़ना चाहता हूँ और क्या मुझे पढ़ना है। एक रोड मैप आपको मिल जाता है कि मुझे किस रास्ते पे निकलना है। पहले रास्ता आपको मालूम होना चाहिए कहीं भी जाने से पहले, अदरवाइज फिर वो परेशानियां आती हैं कि भाई कि आपको पता नहीं होता कि आगे मैं क्या पढ़ूंगा और मुझे क्या पढ़ना है। समझ आ गई। Yes, sir. ओके, आगे बढ़े। आपका एक चैप्टर आएगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का चैप्टर आपका होता क्या है? ये बिल्कुल बेसिक चैप्टर है, जिसमें आपको ये पता होता है कि भाई कैपिटल को रेज करने में क्या कॉस्टिंग रहेगी। एक कैपिटल की कितनी, मतलब जो कंपनी के पास कैपिटल है, पैसा है, उसको रेज करने में कंपनी ने कितना कॉस्ट बियर किया, उसकी कितनी कॉस्ट लगी, वो बात करेंगे। ये कंपनी ने मान लो शेयर इशू किए, पब्लिक में गई, शेयर इशू किए, उस पैसे को रेज करने में, कैपिटल को रेज करने में कंपनी ने कितना अपना एक्सपेंडिचर, कितना खर्चा कंपनी का हुआ, उसकी कॉस्टिंग क्या रही कैपिटल की, वो सारे का सारा हम इस वाले चैप्टर के अंदर बात करेंगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसमें 3-4 हम अलग अलग मेथड है। ये आपका प्योरली क्या है, प्रैक्टिकल है। इसमें प्रैक्टिकल आपके प्रैक्टिकल है। चैप्टर नंबर 13 आपका प्रैक्टिकल है, चैप्टर नंबर 14 आपका प्रैक्टिकल है, चैप्टर नंबर 12 आपका थ्योरी भी है प्रैक्टिकल भी है, और चैप्टर नंबर 11 आपका 100% थ्योरी है। समझ आ गई बच्चों, क्लियर है। Yes, sir. हाँ, Yes, एक, sir. हाँ, एक आपका आता है कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर मान लो, देखो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तक पढ़ते हैं, इसमें एक फॉर्मेट बना दिया जाता है कि भाई इसमें कई चीजें होती हैं। मान लो आपको क्या किया, जैसे प्रॉफिट आपने निकाल लिया, प्रॉफिट, जब हम पी एंड निकालते हैं, पी एंड में आपके पास क्या आता है, नेट प्रॉफिट आता है। पी एंड एल निकालने के बाद आपके पास नेट प्रॉफिट आता है। नेट प्रॉफिट तक की जो कहानी रहती है वो आपकी रहती है किसकी, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की। वो आपका अकाउंटिंग कंसेप्ट रहता है। जब पी एंड एल आप बनाते हो, पी एंड एल में आप जो भी आपका इनकम एक्सपेंडिचर होता है उसको माइनस करोगे तो आपके पास नेट प्रॉफिट आता है ना। नेट प्रॉफिट के बाद जो कंसेप्ट चलता है वो चलता है
फाइनेंस मैनेजमेंट का। फाइनेंस मैनेजमेंट में मान लो आपके पास नेट प्रॉफिट आया 5 लाख का, तो ये 5 लाख जो है इसको आप कहोगे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। मान लो कि ये पहले मतलब इंटरेस्ट या टैक्स से पहले का जो प्रॉफिट होता है वो होती है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, जैसे एक कैपिटल का पूरा स्ट्रक्चर बनता है, एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट की हम बात करेंगे इसमें कि क्या फॉर्मेट होता है कैपिटल का, जिसमें आप पढ़ोगे ये ईबीआईटी क्या होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स क्या होता है, ईपीएस क्या होता है, अर्निंग पर शेयर क्या होता है, ब्रेक इवन क्या होता है। अच्छा कोई मुझे ब्रेक इवन के बारे में बताएगा, ब्रेक इवन क्या होता है, ब्रेक इवन सिचुएशन क्या होती है? सौरभ पता है ब्रेक इवन No क्या होता है? profit, no loss. ब्रेक इवन वो No पॉइंट profit, होता no हाँ, loss. ब्रेक इवन वो पॉइंट होता है कि जहां पर कंपनी के पास ना तो प्रॉफिट होता ना ही लॉस में से होती कंपनी, कंपनी जीरो लेवल पे खड़ी है बिल्कुल, कंपनी ना माइनस में है ना प्लस में है, बिल्कुल जीरो पे है, दैट्स कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। तो हम इसमें ब्रेक इवन पॉइंट होता क्या है ये बात करेंगे, ओवर कैपिटलाइजेशन क्या है या अंडर कैपिटलाइजेशन क्या है, काफी कुछ पढ़ने को है। तो ये आपका थ्योरी भी है, प्रैक्टिकल भी है। एक आपका आता है डिविडेंड, डिविडेंड डिसीजन, जिसमें हम डिविडेंड कैसे डिक्लेयर कंपनी करती है, डिविडेंड डिक्लेयर करते टाइम कंपनी किन किन बातों का ध्यान रखती है, किस किस चीजों के बेस पे डिविडेंड, इसमें कुछ मॉडल हैं जो हम डिस्कस करेंगे। ये थ्योरेटिकल है आपका थ्योरी, चैप्टर नंबर 16। एक है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ये हम सबसे लास्ट में करेंगे, चैप्टर नंबर 17 हम सबसे लास्ट में करेंगे। और एक है सिक्योरिटी एनालिसिस, और इसमें हम सिक्योरिटी एनालिसिस, ये आपका पूरा थ्योरी है सिक्योरिटी एनालिसिस वाला चैप्टर, और ये भी आपका पूरा थ्योरी है ऑपरेशनल अप्रोच, जिसमें आप पूरा पढ़ोगे ऑपरेशनल अप्रोच के बारे में, कुछ ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, मार्जिनल सेफ्टी क्या होता है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कॉस्टिंग क्या होता है। मतलब चैप्टर नंबर 18 और 19 आपके थ्योरी है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पूरा नहीं करेंगे हम, इंपॉर्टेंट चीजें हम इसमें करेंगे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या होता है? अच्छा वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वो कैपिटल जो कंपनी को डेली के डेली ऑपरेशन करने के लिए यूज करनी पड़ती है, कि भाई जो कंपनी के डेली फंक्शन होते हैं उनको पूरा करने के लिए जो कंपनी को कैपिटल की जरूरत होती है वो कहाँ से ले सकती है? वर्किंग कैपिटल। तो उसकी भी मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। और कैसे की जाती है? अलग अलग इसके अंदर हम मेथड्स की बात करेंगे। ये भी आपका क्या है? ये भी आपका 60-40 मतलब 60% थ्योरी 40% प्रैक्टिकल, इसमें हम बात करेंगे। तो ये आपका पूरे का पूरा जो भी आपका चैप्टर है वो हम इसके बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे अच्छे से। नेक्स्ट क्लास में हम पहला चैप्टर शुरू करेंगे अपना अकाउंटिंग का। नेक्स्ट क्लास के अंदर वी विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का फर्स्ट चैप्टर अकाउंटिंग, जो भी हम स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? समझ आ गई? तो इसके अंदर हम टोटल कितने चैप्टर पढ़ेंगे? इसमें वैसे तो 19 चैप्टर हैं, लेकिन टोटल हम इसमें चैप्टर करेंगे 18। हमारा टारगेट रहेगा कि भाई मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितना जल्दी कवर करेंगे उतना बेटर हमारे लिए है। हम ज़्यादा फोकस रखेंगे अपना कि भाई ये वाला चैप्टर, क्योंकि ये लेंथी है, इसमें प्रैक्टिकल भी करने होते हैं, तो इसको टाइमली मैनर में करने की कोशिश करेंगे। और ये वाला स्टार्ट कर देंगे हम अपना, जो भी हमारी परसों वाली क्लास होगी, तो परसों वाली क्लास के अंदर अकाउंटिंग वाला चैप्टर हमारा शुरू हो जाएगा। कल की क्लास में हम शुरू करेंगे कंपनी लॉ का चैप्टर नंबर 1, क्योंकि आप दोनों बच्चों को मैंने इंट्रोडक्शन दे रखा है, तो हम सीधा ही चैप्टर शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 1। और जेआईजीएल का भी हम सीधा ही चैप्टर नंबर 1 शुरू कर देंगे दोनों, सॉरी सेटिंग अप ऑफ बिजनेस का। और जीआईजीएल का वो मैं आपको शुरू करवा दूंगा, बट आज कुछ बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया, एक बार मैं उनसे कंफर्मेशन ले लेता हूँ। अगर वो नेक्स्ट क्लास में ज्वाइन कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं जीआईजीएल भी आप लोगों को शुरू करा दूंगा। कल की क्लास रहेगी कंपनी लॉ की और सेटिंग अप ऑफ बिजनेस की, दोनों क्लास कल होंगी। तो 3 बजे हम प्रॉपरली क्लास शुरू कर देंगे और हमारी क्लास 5 बजे तक रहेगी। तो प्रॉपर टाइम के साथ वी विल स्टार्ट हमारी ये चीज़ें हम स्टार्ट करते हैं, एनी डिले, कोई भी डिले किए बिना। ठीक है? समझ आ गई? क्लियर है?
ठीक है बच्चों? ओके सर। ठीक है, तो कल कंपनी लॉ का चैप्टर नंबर 1, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस का चैप्टर नंबर 1, दोनों के चैप्टर नंबर 1 शुरू हो रहे हैं। कल मैं उनके नोट्स भी आपको दे दूंगा, साथ के साथ नोट्स आपको पर चैप्टर के नोट्स मैं साथ के साथ आपको देता रहूंगा। तो करते हैं इसको शुरू अच्छे से, लेके प्रभु का नाम। ट्राई करते हैं कि भाई जितना जल्दी कोशिश करें हम कंप्लीट करें, इन सारी चीजों को करते हैं। ठीक है ना? समझ आ गई? क्लियर है? ठीक है सौरभ, ठीक है स्वेच्छा, यस सर। ठीक है। ओके मिलते बाय। हैं बच्चों कल की क्लास में। कंपनी लॉ की 3 बजे ज्वाइन कर लेना, पहले ही ज्वाइन कर लेना 5-10 मिनट पहले, सो दैट हम एक फ्लो के साथ स्टार्टिंग कर सके अपनी। और यही है अभी के लिए, तो मिलते हैं कल की क्लास में, ठीक है ना? बाकी ट्राई मैं पूछता हूँ, कुछ और यस। बच्चे थे जिनको ज्वाइन करना है, अदरवाइज मैं JIGL भी स्टार्ट करवा देता, बट मैं एक बार आज कंफर्मेशन ले लेता हूँ, नहीं तो परसों मैं पूरा JIGL भी आप लोगों को शुरू करा दूंगा। ठीक है ना? समझ आ गई?